were discussing under the final accounts of the company, the topics to be covered, that was the classification of the assets and liabilities, payment of dividend and tax treatment, and then after that there was a managerial remuneration. हम यहाँ पे आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी सेक्शन 129 के अंदर. ओके, तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी में what are the different items which are covered under financial statements. So the items covered under financial statements, देखिए यहां पे हम एक आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएल. अब आपको लगेगा कि चेंज है, जैसा आप +1 +2 या फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे उसमें चेंज है. उसके बाद आपके नोट्स टू अकाउंट्स, ये भी आपके लिए नई चीज होगी, नोट्स टू अकाउंट्स. और डी कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, ये वाला जो चैप्टर, ये इसके लिए हमारे पास अलग से चैप्टर है, इसको हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बाकी ये तीनों को जो है वो यहीं पे हम इसकी डिस्कशन कर देंगे. और जब भी हम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात होती है तो इसका मतलब हम इन सारी आइटम्स का एनालिसिस जो है वो कवर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में. तो ये डिस्कशन होगा, ये वाला डिस्कशन होगा, ये हम अलग चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. अदरवाइज ऑल आर टू बी कवर्ड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अच्छा, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे सेक्शन 129. और 129 के अगर आप कंपनी लॉ भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 3. ये सारी जितने भी बैलेंस शीट है ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है. ओके, अब देखिए सेक्शन 129 पार्ट शेड्यूल 3 क्या है जी. इसके 2 पार्ट है और वो 2 पार्ट क्या हैं, एक है आपका पार्ट 1 और एक है आपके पास पार्ट 2. जी अच्छा, पार्ट 1 के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है जी. अच्छा, पार्ट 1 में आपके दे रखा है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. देखिए फर्क क्या है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वहां तो आपकी मर्जी थी, जैसे मर्जी बना दो आप बैलेंस शीट, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा. यहां आपको बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही बनेगी, जो फॉर्मेट डिफाइन किया गया है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 129. और जो पार्ट 2 है उसमें आपको दे रखा है, वहां पे भी सेट फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो ये अब आपका थ्योरेटिकली भी शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब आप मेरे से एक बात पूछेंगे, अब आपसे अगर पूछा जाए कि फॉर्मेट कहां से आए, तो आप ये बता सकते हैं कि कहां से ये फॉर्मेट आए। आप बोलेंगे कि देखो जी, अब तो फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ते थे तो पहले तो हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में बनाते थे जी बैलेंस शीट। आप ये बोलेंगे, इसका मतलब पहले तो ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। तो यहां पे पार्ट 1 में अब ये जो दोनों पार्ट हैं ये कहां आ गए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बैलेंस शीट है वो यहां आ गई। तो अब आप बोलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले आना चाहिए था और बैलेंस शीट बाद में आना चाहिए था, यही बोलेंगे ना। तो पार्ट 1 में ये कवर होने चाहिए, पार्ट 2 में ये कवर होने चाहिए कायदे से। तो ये अब आप बोलेंगे कि उल्टा क्यों है, यही क्या बात कहेंगे ना। तो देखिए, अब मैं आपसे इतना सा बता दूं इसका जो लॉजिक, कि ये जब लॉ में ऐसा लिखा गया है, कंपनी एक्ट में 2013 में आपके फॉर्मेट जो बन गए हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप लॉ से झगड़ा नहीं कर सकते। अगर लॉ से झगड़ा नहीं कर सकते तो ये एज इट इज चलेगा। मैंने ये जानबूझ करके पॉज इसलिए दिया आपको कि आप जल्दबाजी में कहीं पार्ट 1 को ट्रेड ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना लिख दें और पार्ट 2 को जो है वो बैलेंस शीट ना लिख दें। तो यहां पे एक तरह से क्या है जी, उल्टा है यहां पे सिस्टम। यहां बात क्लियर होगी। अगर ये सिस्टम उल्टा है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट की तरफ को मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मेट यूज बनाएंगे जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए कि ये जो फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनता है। ओके, ये देखिए जी, अब आपके पास ये है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसको मेमोराइज कैसे करना है, याद कैसे रखना है, सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। और पहले भी हमने आपको बताया था कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन ली थी और उस इक्वेशन में लिखा था इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। कुछ याद आया आज आपको? अच्छा, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स की बात हमने आपसे करी थी। छोटा सा यहां लिख देता हूं, फॉर्मेट बदल जाए। इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। फिर हमने आपको बताया था इक्विटी के 2 पार्ट होंगे, लायबिलिटी के 2 पार्ट होंगे और एसेट के भी 2 पार्ट होंगे, इसलिए 6 पार्ट्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड है तो ये 4 पार्ट में होगा। अगर 4 पार्ट में है तो ये देखिए 1 2 3 4, और एसेट जो है 1 एंड 2 पार्ट्स में हो गया। तो कितने हो गए जी, 6 हो गए। तो यही बताया था हमने आपको 6 पार्ट में। ओके, तो जब भी आपने ये बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो ये होगा कि नेम ऑफ द कंपनी। ये देखिए, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कहां से आया, अब आपको क्लियर हो गया। कंपनीज एक्ट किसके अंडर है जी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर है। नेम ऑफ द कंपनी ये आप सबसे टॉप के ऊपर लिखेंगे। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए कि ये है XYZ लिमिटेड, तो मैं यहां नाम लिख दूंगा। फिर आपको यह भी पता है नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, उसकी डेट लिखते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन एज ऑन चाहिए, एज एट चाहिए, एक पार्टिकुलर डेट को चाहिए। जब हमें एक पार्टिकुलर डेट को चाहिए होती है तो अब मान लीजिए कि 31 ऑफ मार्च 2020। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर देता है, फॉर द पीरियड लिख देता है। भाई प्रॉफिट होता है पीरियड के लिए और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक पार्टिकुलर डेट के लिए होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जब भी
ये आपने फाइनल काउंट का क्वेश्चन करना होता है तो आप पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये कर दिया मैंने। एक तरफ आपका फॉर्मेट, मेरा फॉर्मेट ऊपर चला गया लेकिन ये नीचे आ जाना चाहिए था। एक आपका यहां फॉर्मेट आ जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाने चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है जी। ये नोट्स टू अकाउंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसी का पार्ट होता है, तो इसलिए ये सामने नजर आने शुरू हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आपने ये कॉलम बनाने हैं तो इसमें कॉलम में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास पार्टिकुलर्स आ गए, फिर यहां पे नोट नंबर आएगा। जो नोट नंबर आएगा वो कहां से आएगा, नोट्स टू अकाउंट से आएगा। इसका मतलब है कि जो भी डिटेल्स होंगी वो कहां चली जाएंगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। जो डिटेल्स आएंगी वो नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं एक यहां पे एक छोटा सा इंस्टांस आपको देता हूं कि नंबर 1, तो वो जो नंबर 1 की जो कैलकुलेशन होगी वो मैं यहां पे लिख दूंगा, ये लो। और 1 की जो डिटेल है वो यहां आ जाएगी और उसके बाद जो एक फिगर आपके पास आएगी वो यहां पे आ जाएगी। तो यहां पे हम सिर्फ एक फेस दिखाते हैं और उसके बैक साइड में क्या हो रहा है, बैक स्टेज क्या हो रहा है, वो सारी बातें हम कहां लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे, जो कि आप इससे पहले ये काम नहीं करते थे। आप सारी कैलकुलेशन उसको वर्किंग फॉर्म में करते थे या कई बार हम बैलेंस शीट में ही दिखा देते थे। तो बस इतना सा काम आपका है। तो जो आप जैसे वहां वर्किंग नोट नंबर दिखाते थे, यहां पे अब आप नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे और जो एक सिंगल फिगर आएगी वो यहां पे आ जाएगी बस। तो अब आपके सामने था, पहले तो आप क्या होता था, टी फॉर्म में होता था, अब आपका फॉर्मेट जो है आपका टी फॉर्म में नहीं है। एक तो ये सिंपल सी बात है। अब आप देखिए यहां पे लाइबिलिटीज और इधर क्या लेते थे आप, एसेट्स, नहीं, अब ये वर्टिकल फॉर्म में होगा, नीचे की तरफ को होगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल यहां पे आएगा और एसेट का टोटल यहां आएगा और दोनों का टोटल जो है वो बराबर होगा। ये तो कोई नई चीज आपके लिए नहीं है, वो पुरानी चीज है। इसके अलावा अब यहां पे जो फिगर्स हैं वो 2 साल की फिगर्स होंगी। कौन सी, एक होगी फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, यानी कि इस साल की जो फिगर है, जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं 1920 का, यहां 1920 की फिगर आ जाएगी। और ये जो है प्रीवियस ईयर, जो भी रिपोर्टिंग पीरियड है उससे पीछे वाला ईयर, तो इसका मतलब 2018-19 की फिगर आपको यहां पे लिखनी पड़ती है। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको सिर्फ 1 साल की फिगर लिखनी पड़े, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि करंट ईयर की फिगर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब जिस साल आपका फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा कंपनी का, जब इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी, और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद आप जब पहली बार बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस टाइम आपके पास प्रीवियस ईयर की फिगर्स नहीं होंगी। ये भी बात क्लियर होगी। और जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं वो जनरली प्रीवियस ईयर के भी दिखाने पड़ते हैं और करंट ईयर के भी दिखाने पड़ते हैं, लेकिन हम यहां पे करंट ईयर के ही मोस्टली दिखाते हैं। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे आपका जो फॉर्मेट है वो सेट फॉर्मेट होगा और इसी फॉर्मेट में आपको काम करना पड़ेगा। तो हम तो आपको उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, एक कंपनी में अच्छा काम करके और फाइनल अकाउंट्स तैयार करें। तो सबसे पहले आपके पास जो भी आपका फॉर्मेट बनता है उस फॉर्मेट की बात करेंगे। तो पहले आपके पास आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले आपने ए लिखना, यहां पे कैपिटल ए, और कैपिटल ए के बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि 1 2 3 4 कॉलम बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर का नहीं होता, इसलिए 4 कॉलम ध्यान रखिएगा आप। तो जो पहला फॉर्मेट है वो होता है 1 लिखा मैंने, हाँ, तो 1 ए का 1 पार्ट हो गया ये, ठीक है जी। अच्छा, ए का 1 पार्ट में शेयर होल्डर्स फंड, ये आ गया जी हमारा मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड। अब जब हम शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, ए शेयर कैपिटल, ठीक है जी। दूसरा आपके पास आएगा रिजर्व एंड
सरप्लस। और तीसरा आपके पास आ जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी की डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो ये जो नोट, अब जैसे यहां पे है शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि मैंने 1 में शेयर कैपिटल की सिर्फ क्या होगी, यहां पे एक फिगर आएगी, लेकिन ये फिगर आएगी कैसे? चलो तो पहले हम क्या करेंगे, अलग से नोट्स टू अकाउंट में यहां पे मैंने हेडिंग दे दिया शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल की बहुत सारा डिस्कशन हमने किसमें किया है, इशू ऑफ शेयर्स में किया है। अच्छा, इसमें अब आप क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे यूं, ये कॉलम बना लिया आपने। तो सबसे पहले जैसा आप ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अब आपको नॉलेज है ये आ जाएगा, लेकिन इसको आपको पता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल होती है, इसको यूज नहीं करते। फिर हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल आ जाएगी, यहां पे इशूड शेयर कैपिटल, ये यहां पे आपको तो ये भी अपीयर नहीं होती है। फिर आती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और ये फिगर आपके पास यहां आ जाती है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास कौन सी आती है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये इनर कॉलम में आ गई। और साथ में आपको पता है कि कॉल्स इन एरियर को क्या आप करते हैं जी, ये फिगर इसमें से माइनस हो जाएगी। फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये भी अब आपको पता है, ये इसमें प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद आपकी फिगर बाहर आ जाएगी। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लीजिए। उसके बाद आपका कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, और अगर इसका भी शेयर फॉर फ्यूचर होगा तो वो भी हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करके भी यहां फिगर ये आ जाएगी आपके पास फिगर, ये तो क्लोज है। और इन दोनों का जो टोटल होगा, ये वाला जो टोटल है, ये वाला टोटल, अब आपने शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट कितना लिखा है 1, और ये फिगर जो आपके पास है, ये वाली फिगर ये चली जाएगी यहां पे, ये फिगर आपकी यहां आ जाएगी। तो क्या हुआ जी, एंड रिजल्ट हम कहां लेके आए, यहां पे लेके आए। तो अब आपको ये पता चल गया कि शेयर कैपिटल की कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, मान लीजिए कि रिजर्व एंड सरप्लस अगर तो एक आइटम है तो ठीक है, अगर नई आइटम है तो हम क्या करेंगे, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में पहले इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि है क्या। अच्छा, अब देखिए यहां हेडिंग आ जाएगा मेरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमारे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें क्या क्या आता है, एक होगा जैसे जनरल रिजर्व, ठीक है जी। अब जनरल रिजर्व आप इसको सीधा यहां लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पिछले साल का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, जो कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, वो यहां आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
वो फिगर भी आपकी यहां पे आ जाएगी। उसके बाद आपका मान लीजिए कि DRR है, CRR है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, फिर आपके पास ये यहां आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, रीवैल्यूएशन, अगर रिजर्व आपके पास है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व ये फिगर आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास मान लीजिए इनकम टैक्स रिजर्व है, इनकम टैक्स रिजर्व वो फिगर आपकी यहां आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जितने भी रिजर्व्स हैं, अब उनका हम क्या करेंगे, एक टोटल करेंगे। ये टोटल आ गया आपके पास, और ये टोटल आपके पास कहां चला जाएगा। अब यहां पे नोट नंबर कितना हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने 2 हो गया, 2 हो गया। तो ये फिगर, ये फर्स्ट की फिगर आ गई, ये सेकंड की फिगर आ गई आपके पास। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो टोटल आया वो यहां पे आपके पास आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अच्छा, ये क्या चीज होती है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो चलिए हम अब इसकी डिस्कशन करते हैं कि ये होता क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अच्छा, इसके लिए भी अगर मान लीजिए अगर आपको कोई नोट की जरूरत पड़ती है तो आप नोट लिख सकते हैं, और अगर बाय द वे नोट की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसका जरूरी नहीं है। तो कई बार आपके पास क्या होगा कि मान लो 3 है, तो अब 3 की डिटेल यहां से आ जाएगी और ये फिगर आपके पास यहां आ जाएगी। लेकिन होता क्या है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मैं चलो उसको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्कस करता हूं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां मेरे को स्पेस मिल गया तो यहीं पे आपकी डिस्कशन कर देता हूं। ठीक है, होता क्या है, मान लेता हूं कि एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL एक कंपनी है, और कंपनी आपको पता है कि क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। इशू शेयर्स किसको करती है जी, पब्लिक को। ये बात आपको पता ही है। मान लेते हैं कि जब पब्लिक को इशू किया तो उसमें ABCDEF तक जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, इनको शेयर्स मिल गए। अच्छा, जब ये इनको शेयर्स मिलते हैं लगा होता है जिसमें सभी मालिक का नाम लिखा होता है कि किसको कितने शेयर्स गए। ठीक है जी, ये रजिस्टर आ गया जी हमारे पास। अब हुआ क्या, ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपने शेयर होल्डिंग जो है वो मान लेते हैं कि मिस्टर जेड को बेच दी। ठीक है जी, जब जेड को बेची तो अब क्या होना चाहिए, इस रजिस्टर में से ए का नाम कट हो जाना चाहिए और जेड का नाम एंटर होना चाहिए। यही होगा ना, तब जाके जेड जो है इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो अब इसको लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कंपनी रजिस्टर में एंटर करने के लिए क्या लेती है, एक फीस लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर ट्रांसफर फीस। ठीक है जी, आप शेयर ट्रांसफर फीस करा लो और अब अपना नाम जो है रजिस्टर में चढ़ा लो। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो थे ABCD, कुछ एक मान लेते हैं कि मिस्टर राम है, और जो मिस्टर राम है उसने भी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। लेकिन जब कंपनी के शेयर्स लिए, लेकिन वो ब्रोकर का काम करता है। उसका काम क्या है, शेयर्स लेना और बेचना, शेयर्स लेना, जिसके सिर पे कंपनी मैक्सिमम चलती है। अब ये मिस्टर राम जो है वो ब्रोकर, वो कहता है जी मैं तो शेयर्स खरीदूंगा बेचूंगा, तब तो फिर मैं सारा पैसा जो है मेरा किस में चला जाएगा, शेयर ट्रांसफर फीस में चला जाएगा।
अब अगर मैं क्योंकि मैं तो 10 बार बेचूंगा, 10 बार खरीदूंगा महीने में या दिन में, तो फिर मैं तो फिर शेयर ट्रांसफर फीस ही देता रहूंगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि मिस्टर राम ने शेयर बेच दिया मिस्टर श्याम को, RIL का एक शेयर बेच दिया। अब नेचुरली श्याम का नाम किस में होना चाहिए, इस रजिस्टर में आ जाना चाहिए, लेकिन इसको ब्रोकर क्या करना चाहता है, इसको अवॉइड करना चाहता है। अगर अवॉइड करना चाहता है तो ये मिस्टर राम जो है वो कंपनी को बोलता है कि भाई मैं शेयर्स तो आपके ले लिए और रजिस्टर में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो आप एक काम करिए, कोई कागज का टुकड़ा तो मुझे दे दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास आपकी कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। तो ये जो कागज का टुकड़ा होता है वो एक्नॉलेजमेंट होती है, उसको बोलते हैं शेयर वारंट। ठीक है जी। तो ये क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट है, कि भाई मेरे पास शेयर्स हैं। तो ये कागज का टुकड़ा है और ये किसके पास है, अब ब्रोकर के पास होगा। अब क्या हुआ, जैसे ही वो शेयर मिस्टर श्याम को बेचेगा, वो क्या करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट उसके पास थी वो शेयर वारंट किसको दे देगा, श्याम को दे देगा। अब क्या हुआ कि वो जो शेयर वारंट है वो किसके पास चला गया, श्याम के पास। मिस्टर श्याम क्या करेगा, उस शेयर वारंट को लेगा और रजिस्ट्रार के पास जाएगा और बोलेगा कि ये पकड़िए अपना शेयर वारंट, क्योंकि कंपनी ने इशू किया था इसको, ये पकड़िए अपना शेयर वारंट और ये इतने जो शेयर्स हैं वो अब इस रजिस्टर में मेरे नाम से चढ़ा दीजिएगा। तो अब क्या हुआ, मिस्टर श्याम अब रजिस्टर में बन गया और इधर इसने फीस भी बचा ली। ठीक होगी जी बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर वारंट बोलते हैं। बात क्लियर होगी जी। तो एक तरह से एक ये प्रैक्टिस क्या है कि जो शेयर ट्रांसफर फीस ब्रोकर के द्वारा बचाई जाती है, उसको बचाने के लिए एक तरह से शेयर एक एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर वारंट बोलते हैं। और वही शेयर वारंट जो है जिसको शेयर बेचे होते हैं उसको दे दिया जाता है और फिर वो जाकर के, हाँ वो शेयर वारंट आगे भी दे सकता है, लेकिन अगर वो आप चाहता है कि अब मैंने कंपनी के साथ चलना है, तो कंपनी के साथ चलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उस शेयर वारंट को सरेंडर करके अपना नाम रजिस्टर में लिखवाना पड़ेगा। तो अब यहां पे रजिस्टर में मिस्टर श्याम भी आ जाएगा और ए निकल गया है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ZBCDEF और मिस्टर श्याम। अब अगर श्याम किसी आगे बेचना चाहेगा तो अब उसको क्या लगेगी, शेयर ट्रांसफर फीस लगेगी। तो ये मैक्सिमम टाइम किसके पास होते हैं, ब्रोकर्स के पास होते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए यहां पे ये कौन सा अमाउंट है, तो बताइए ये किसका है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट के अगेंस्ट अगर आपको मनी मिलता है तो वो भी किसका है, शेयर होल्डर का है। अगर शेयर होल्डर का है तो वो भी किसका होगा, शेयर होल्डर फंड का पार्ट होगा। तो अगर इसकी डिटेल आपको यहां देनी होगी तो वो आप डिटेल दे दीजिएगा और डिटेल देकर के उसका नंबर डाल दीजिएगा और वो वाला अमाउंट आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात यहां पे आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है आपका नंबर 2। तो नंबर 2 के अंडर आपके पास आते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग यहां लिख देता हूं, अलॉटमेंट। बहुत बार पढ़ा हमने, कहां पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स में हमने पढ़ा। और इशू ऑफ शेयर्स में मान लीजिए ये अगर डिटेल चाहिए होगी तो नोट्स टू अकाउंट को हम यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे कई बार क्या करते हैं, आपको पता है कि एप्लीकेशन के साथ अब मांगे तो हमने कितने थे, 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपए मांगे थे, लेकिन उसने हमें कितने भेज दिए, 4 रुपए भेज दिए। 2 रुपए हमने एप्लीकेशन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए, लेकिन जो 2 रुपए थे वो हम क्या बोलते हैं कि भाई जब आपके पास अलॉटमेंट होगी तो उस टाइम उतना पैसा आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब तक वो एडजस्ट नहीं होगा तब तक जो है वो अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं जाएगी तो कंपनी के पास ही ये पैसा
रहेगा। चलो इसको भी मैं आपको एक इंस्टांस से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या चीज है। देखिए, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ये कंपनी है हमारे पास, और कंपनी 1 अप्रैल 2019, ये इसका 31/3/2020, ठीक है। इसको मैं 31/3 को यहां जैसे लिखता हूं, 31/3/2020, ये इसका फाइनेंशियल ईयर है, ये वाला। सपोज करो कि कंपनी अपना इशू लेके आई फरवरी में, ठीक है जी, 28 फरवरी को अपना इशू लेके आई। अब आपको पता है कि शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी पता है कि कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, और जब हम पूरी फॉर्मेलिटीज करते हैं तब जाकर के कहीं, तो इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब टाइम कंज्यूमिंग फरवरी को लेके आए, और सपोज कीजिए कि उसने कहा कि एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए 31/3 तक। लो जी, सारी एप्लीकेशंस आपके पास कितनी आ गई? 31/3 तक। सपोज करो 4 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो गया, जबकि आप इशू लेके आए थे 3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए। लेकिन अब जो अलॉटमेंट होगी वो आपने बोला कि अलॉटमेंट होगी जाकर के 15 अप्रैल को, और 31 मार्च को क्या होगा? आपके पास 4 लाख रुपए पड़ा होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में आ गया ना, आपके बैलेंस शीट में बैंक में तो पैसा आ गया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहां से आया? सोर्स कौन सा है? तो जब सोर्स है तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि शेयर कैपिटल है, नहीं है ना, क्योंकि अभी तक तो आपके पास पैसा आया, अलॉटमेंट करनी है, अभी तो मालिक बनाने हैं। जब मालिक बनाएंगे तभी शेयर कैपिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब आप बताइए कि इस डेट को हम उसको क्या माने? तो इस डेट को हम क्या मानेंगे कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा, मनी तो आ तो गया है, लेकिन अभी अलॉटमेंट क्या है? पेंडिंग है। तो इस 4 लाख रुपए को हम कहां पे इंक्लूड करेंगे? तो हम यहां पे इसको इंक्लूड करेंगे, और वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, और ये 4, और ये आपके पास फिगर आ गई। ठीक हो गया जी, ये 2। अच्छा, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम हमने जो पहले भी डिस्कशंस करी थी, उसमें है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें क्या क्या होंगी, और ये मेन हेडिंग आ गया आपके पास। तो जब मेन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज का आपके पास आ गया, तो उसमें आप यहां पे क्या क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होगी जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, मान लीजिए नोट्स टू अकाउंट आ जाता है आपके पास 5। ओके, तो मैं अब आपको ये जो नोट्स टू अकाउंट है उसी को हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं, जिसको मैं ये यहां लिख देता हूं। क्या था जी? नोट्स टू अकाउंट। स्पेस की कमी थी तो यहां पे करता हूं। अब नोट्स टू अकाउंट में मेरे पास आ गया 5th, और 5th आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने ये पढ़ा था कि लाइबिलिटीज को हम करंट और नॉन करंट में कैसे, वो हमने पढ़ रखा है। तो ये करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो हम जल्दी से ही यहां पे आपको बता देंगे कि क्या क्या आती हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपने पैसा लिया है डिवेंचर से, ठीक है, बॉन्ड्स। तो कितना पैसा डिवेंचर बॉन्ड से आया आप यहां पे लिख देंगे। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, ये पैसा आप यहां पे लिख देंगे। देन बैंक लोन, दैट इज योर बैंक लोन। तो बैंक से आपका लोन लॉन्ग टर्म है, अगर वो आपका, हमने कहा था कि 1 साल के अंदर। फिर आपके सिक्योर्ड लोन्स अगर होंगे तो ये यहां आगे। अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड लोन, तो यहां आगे।
देन लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, अगर इफ एनी, वो भी आपके पास यहां पे आ जाएंगे, और एनी अदर टर्म लोन, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो यहां आ जाएगा। यहां आ जाएगा तो आप क्या करेंगे जी, इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये लो जी, ये इसका टोटल था और ये टोटल हमारे पास यहां पे आ गया, ठीक है जी। तो ये पहले, इसके बाद क्या हो गया जी, ये आ गई हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अच्छा, ये कई बार आपको पास नहीं होंगी, लेकिन आपको यहां पे लिखना पड़ता है। ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या चीज होती है, इसकी भी मैं आपको चलो यहीं पे वर्किंग में समझा देता हूं। आपको पता है कि कंपनी को ये नहीं पता होता कि मैंने कितना टैक्स देना है, वो तो कब पता चले, पड़े 31 मार्च को, लेकिन उतनी देर को आपने टीडीएस दे रखा होता है। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, आपने जो है वो करवा रखा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि दो तरह की इनकम होती हैं। एक क्या होती है जी, अकाउंटिंग इनकम होती है, टैक्स में पड़ा है, और ये एक अकाउंटिंग इनकम होती है, और एक होती है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अकाउंटिंग इनकम को आपको यहां से मिल जाएगी। टैक्सेबल इनकम के लिए आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे। जब दोनों प्रोविजंस लगाने पड़ते हैं तो उस केस में कई बार जो लाइबिलिटी अराइज होती है अकाउंटिंग इनकम की, वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए अकाउंटिंग इनकम आपके पास 10 लाख आ रही है, लेकिन टैक्सेबल इनकम आपकी 9 लाख आ रही है, तो आपने तो टैक्स इसके हिसाब से डिपॉजिट किया होगा। तो फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और वो जो डिफरेंस है वही डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर उल्टा हो गया, मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए और उधर आपके 11 लाख रुपए हो गया, तो आपने तो टैक्स इसके अकॉर्डिंगली ज्यादा जमा करा दिया होगा, फिर वो कहां चला जाएगा, एसेट साइड में चला गया। तो कई बार ये दोनों तरफ जो है आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तरह से अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये होता क्या है, ये एक सिर्फ बुक एंट्री होती है, इट इज नॉट एन एक्चुअल लाइबिलिटी। ये अराइज कब होती है, जब आपकी अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया जी बात। तो इस तरह से आपको कई बार डायरेक्ट ही दिया होगा, तो अगर डायरेक्ट दिया होगा तो बस आपने वहां पे ही इसको लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट आइटम आपके पास यहां पे आ जाएगी वो होगी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ओके। तो जो आइटम्स आपके ऊपर कवर नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके पास क्या क्या चीज आती है। तो ये आपके पास आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये 7 में आ गया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वैसे तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आने चाहिए, लेकिन चलो मैं बता दूंगा आपको। जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये वाली फिगर आपके पास यहां आ गई। उसके बाद है आपका बॉन्ड को अगर आप रिडीम करते हैं तो वो वाली फिगर यहां आ जाएगी। और लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, अब आपको वो 12 महीने वाली कंडीशन पता है।
तो ये सारी आइटम्स का जो टोटल होगा वो आपके पास कहां आ जाएगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा। दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब आपके पास आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि कई बार आता है जी कि प्रोविजंस और रिजर्व में जो है वो क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, रिजर्व और प्रोविजन में रिजर्व किसका पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, और जो प्रोविजंस होते हैं वो एक एस्टिमेटेड लॉस होता है जो जिसकी वजह से शेयर होल्डर का मनी की जो एसेट्स है वो कम हो जाएगी। दिस इज ए लाइबिलिटी। जो प्रोविजन का पर्पस होता है वो एक किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, चाहे आपका जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। लेकिन जो रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं वो आपके जैसे एक स्पेसिफिक पर्पस है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। इट मे नॉट बी क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, लाइक जनरल रिजर्व है ये। और जो प्रोविजन होता है वो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट रिजर्व। एक तरह से ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन रिजर्व जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ होता है, बट इट इज मेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। और जो डिस्क्लोजर है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है आपका जो प्रोविजंस है। लेकिन जो आपके रिजर्व्स हैं वो जनरली बैलेंस शीट में ही शो करने पड़ते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस। तो अब यहां पे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं वो मैं आपको 8, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपने जैसे किसके थ्रू किया, वो है जैसे प्रोविजन फॉर इंप्लॉइज बेनिफिट्स। आप एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ग्रेचुटी है, उसके लिए आप क्या करते हैं, पैसा रखते हैं ना कि रिटायरमेंट के ऊपर पैसा दिया जाएगा। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। अब जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ये सारे प्रोविजंस फॉर वारंटी। आपको पता है कि आप कई बार वारंटी देते हैं और रिपेयर के लिए पैसा चाहिए होता है। अब मान लीजिए कि आपने देख लिया कि मैंने 10 टेलीविजन बेचे हैं या 100 टेलीविजन बेचे हैं, तो एक में हो सकता है कि रिपेयर की जरूरत पड़े, तो वो पैसा कहां से लिया जाएगा। तो उसके लिए आपको एक प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब आप उसका प्रोविजन आप क्रिएट कर देते हैं। उसी तरह से जैसे प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि जैसे प्रोविजन फॉर अर्नड लीव है, तो इसी नेचर के जितने भी इसी नेचर के जो अमाउंट होंगे वो सारे के सारे आपके यहां आ जाएंगे। अब आप करेंगे इसका टोटल करेंगे और टोटल करके आप 8 नंबर में उस फिगर को आप यहां पे लिख देंगे। अब आपके पास फोर्थ नॉन करंट लाइबिलिटी, तो क्या आ गया जी आपके पास, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज ये हेडिंग हो गया मेन। तो हमने कहा था ना 4 हेडिंग, एक हो गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा आपके पास क्या आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज। अब आपको पता है कि करंट लाइबिलिटीज में क्या है, सिंपल ही है। यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो यहां आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बस इतना सा फर्क है। सर इसको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल बताएंगे आप, बस वेट कीजिएगा, आप इंतजार कीजिए, आपको ये भी बताएंगे। पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि है क्या। फिर है आपके पास ट्रेड पेबल, जिसको आप बिल्स पेबल बोलते थे। फिर आपके पास है अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे, यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो यहां अदर करंट लाइबिलिटीज है, यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं या तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। अच्छा, अब आपके पास 8, तो यहां पे मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग का आ जाएगा 9 नंबर। ओके, तो मैं नोट्स टू, ये मेरे नोट्स टू अकाउंट बन रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट, और
9th नंबर मेरा आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपके पास क्या है, क्या होती हैं जी, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। उसी के अंदर मैंने डिटेल में आपसे डिस्कशन करी जिसका फायदा अब मिलेगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लोन रीपेबल, रीपेबल ऑन डिमांड, repayable on demand, loan repayable within 12 months, 12 months। लो जी, इसका टोटल जो आपके पास आएगा वो कहां आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। ओके, अब आप बोलेंगे ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल की भी बात कर लेते हैं। ट्रेड दो ही आइटम्स होती हैं जहां खास करके, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो आप देखिए अगर दो आइटम्स हैं आपकी, तो आपने यहां पे इसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिख करके इसका जो टोटल है वो टोटल आप यहां ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास 11 आ जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। देखो अदर वैसे नीचे आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अब हम लॉ के साथ नहीं लड़ सकते। देखो जो प्रोविजंस में होता है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे आपने किए होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर एडवांस, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, इनकम टैक्स पेबल, पेबल है ना, देना पड़ेगा ना। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड जो डिविडेंड क्लेम नहीं किया जाता और बाद में उसको अगर आप कोई क्लेम कर दे तो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो यहां पे मैं पेड लिख देता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ये फिगर भी आपकी यहां आ जाएगी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपके पास एक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू, ये फिगर भी आपकी यहीं पे इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है कॉल्स इन एडवांस, आ गया जी आपका कॉल्स इन एडवांस, मत वहां ले जाना कहीं पे। जीएसटी, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, वो फिगर भी आ जाएगी। तो ये सबका टोटल आप करेंगे, वर्किंग में करेंगे, और यहां पे 11 नंबर्स में आपका ये और ये चला गया आपका अदर करंट लायबिलिटीज में। अच्छा, ये 11 नंबर हो गया। अच्छा, यहीं पे स्पेस क्रिएट कर देता हूं 12। अब उसके बाद है हमारा जी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, सो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब आप बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आ सकते हैं। देखो शॉर्ट टर्म के प्रोविजंस हैं, जैसे शॉर्ट टर्म 12 महीने के अंदर है, प्रोविजंस फॉर टैक्स, फॉर टैक्स आ गया। देन प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। देन प्रोविजंस फॉर, या और कोई प्रोविजंस, जैसे प्रोविजंस फॉर वारंटी है, अगर जल्दी अगर आपको देना है वारंटी। तो इस तरह से क्या है कि ये वाली फिगर्स, ये वाली टोटल, ये वाला टोटल आप करेंगे और ये टोटल यहां पे आ जाएगा, और ये टोटल भी आपके पास ये 12 नंबर में यहां आ गया। अब आप करेंगे क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे, और टोटल करके करने के बाद आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। यू विल गेट द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब उसके बाद रहा हमारा एसेट्स